डियर स्टूडेंट, सिलेक्शन कमीशन के हवाले से ये सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर चुके थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ GB गिलगित बल्तिस्तान। इसमें मिनाना फैबाव आता था, चूँकि जो करंट मिनिस्टर है वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद के टेकर CM अपॉइंट हुए 26 नवंबर 2025 को, और गुलबहार खान जो 13 जुलाई 2023 से 24 नवंबर 2025 तक GB के चीफ मिनिस्टर रहे थे, वो रिटायर हो गए थे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने गुलबहार खान लिखा है या आज़ाद जम्मू कश्मीर की जगह, ठीक है, पुराने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है, ये डिपेंड करता है इनकी कीज़ पे, उन्होंने कौन सी कीज़ फिट की हुई है और कौन पास होता है इन दो क्वेश्चन को, कौन अटेम्प्ट सही करेंगे, वो किसके और किसके नहीं करेंगे। ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आंसर की में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 35, प्राइम मिनिस्टर हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उनका नाम था लियाकत अली खान, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पेश हुई थी, जिसको हम करारदाद मकासद कहते हैं, यानी पाकिस्तान का पहला आइन की एक कोशिश थी। आइन तो 1956 में पेश हुए, तो ये कोशिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, विच पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ कंट्री 1973 इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड नेशनलाइजेशन। मिसबाउल हक इनका नाम है, ठीक है, सॉरी महबूबुल हक, ठीक है, महबूबुल हक साहिब थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ट इन विच ईयर, 12 मार्च 1949 को। 38 क्वेश्चन है, द कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्मली ब्रॉट टू द यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर। 1948 को ये UN की असम्बली में करारदाद के तौर पर पेश किया था। डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी एक और तारीख भी याद रख लें, ये किसी भी और पेपर में आ सकता है कि ये 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का ये क्वेश्चन। और इसी तरह UN के आर्टिकल 35 के तहत, ठीक है, ये कहा गया था कि जो कश्मीर है उनके लोगों को ये इख्तियार है कि वो जिस मुल्क के साथ रहना चाहें उसके साथ रह सकते हैं। इस हवाले से 1948, 65, 71, 99 में जंगें भी हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी आफ्टर जनरल मार्शल लॉ। डियर स्टूडेंट, 7वीं जो तरमीम थी 1973 के आइन में, जो 14 अगस्त 1973 को पेश हुआ था, उसमें सदर को इख्तियारात दे दिए गए थे, ठीक है। फिर 8वीं तरमीम में सदर के इख्तियारात ख़त्म किए थे। इसी तरह 13वीं तरमीम में सदर के इख्तियारात मुशर्रफ दौर में बहाल किए थे, और जो जरदारी दौर था उसमें उस 13वीं तरमीम को ख़त्म किया गया और 18वीं तरमीम पेश की गई, जिसको आज तक लोग याद रखते हैं कि 18वीं तरमीम 18वीं। तो आपने अगर पेपर के हवाले से तैयार करना है तो आप 18वीं तरमीम और 26वीं 27वीं ये तरमीम को ज़रा सा देख लें कि क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी सिटीजन के फंडामेंटल बुनियादी हकूक जो हैं वो 1973 के आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक पेश किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच पार्टी वॉन लास्ट इलेक्शन इन UK। लास्ट इलेक्शन इन UK जो है वो लेबर पार्टी ने जीते हैं, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 जुलाई 2024 से अभी तक कीर स्टारमर जो है, कीर स्टारमर अभी भी वज़ीर-ए-आज़म है। क्वेश्चन नंबर 42 के हवाले से देखते हैं, विच इस्लामिक मंथ वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। तो मंथ ऑफ माइग्रेशन जो है वो रबीउल अव्वल है। डियर स्टूडेंट्स, माइग्रेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अबू बकर के साथ की थी तो वो रबीउल अव्वल में की थी। जब मुहर्रम का कैलेंडर बन रहा था तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने
ये राय दी थी कि आप रबीउल अव्वल से महीना शुरू करें, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इसरार पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये महीना जो है वो मुहर्रम से शुरू किया था। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट जो है वो 28 मई 1998 को बना था। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ गौर से सुनिएगा कि बाज़ ये सवाल भी आता है कि पाकिस्तान ने दूसरी बार एटमी धमाके कब किए थे, तो वो दूसरी बार एक दिन छोड़ के 30 मई 1998 को किए थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 है, फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जो है मर्ज विद खैबर पख्तूनख्वा अंडर विच अमेंडमेंट। ये 25वीं अमेंडमेंट के तहत हुए थे और ये अमेंडमेंट जो है वो 31 मई 2018 को पास हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 में राइट टू इंफॉर्मेशन का हक जो है वो दिया गया है। अब यहाँ से भी देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स 1973 की आइन की सेक्शन जो है वो 8 से 28 तक है, तो जाहिर सी बात है 19 राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स हैं ये दिए गए हैं। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हो गया 2013 में, जिसके तहत जो है कोई भी बंदा सरकारी इदारे से किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहता है तो वो सरकारी कागजात का हसूल कर सकता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ जाते हैं, कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो कैपिटल ऑफ यूक्रेन क्या था? कीव। फिर 47 है, फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो पहली पाकिस्तानी जो औरत है वो समीना बेग है, जिन्होंने 19 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट को सर किया था। इनकी खूबी क्या है कि यंगेस्ट मुस्लिम हैं और 21 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था और अपने भाई मिर्जा अली के साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। तो दुनिया की सबसे पहली चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, बड़ी चोटी जो नेपाल में मौजूद है, और दूसरे नंबर वाली जो चोटी है K2 जिसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो पाकिस्तान में मौजूद है। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट प्लेटो इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट प्लेटो वो देवसाई प्लेटो है, जो लोकेटेड बिटवीन स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट एंड अस्तोर डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान है, यह जीबी के अंदर मौजूद है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने उर्दू पढ़ी है, उर्दू में पढ़े है, तो ये एक जोग्राफी का कंसेप्ट है, तो इसको सतह मुर्तफा उर्दू में कहते हैं ना, या मैदान भी से कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन का एक ऊंचा, ये चौड़ा और हमवार इलाका जो अपने इर्द गिर्द के इलाके से बुलंद हो, यानी एक पहाड़ी भी हो सकती है, चिपटी पहाड़ी, सीधी पहाड़ी जिसे कहते हैं, तो तिब्बत प्लेटो भी है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे जिक्र जो है वो पाकिस्तान के हाईएस्ट प्लेटो का है, तो इसलिए ये देवसाई प्लेटो आता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 कह रहे हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे जो बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, वो जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं, व्हाट केस डू प्लेनेट टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस? उर्दू में इसे ज़ाई तालीफ कहते हैं। ज़ाई तालीफ के अमर में कार्बन डाइऑक्साइड सूरज लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 121, 144, 169, 196। तो उसके बाद फर्दर क्या आ रहा है? इसके बाद 225 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ज़रा सा समझा देता हूँ। बस स्टूडेंट्स की मैथ जो है वो कमज़ोर होती है, तो ये मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। इन पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं आपने पहले, ठीक है। इनका डिफरेंस देखें तो आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है? 23 का। 21 और 44 में 23 का डिफरेंस आ रहा है। इस तरह 44 और 169 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 का डिफरेंस आ रहा है। फिर ठीक है, 169 और 196 में 27 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 27 का। तो इसका ये मतलब है कि 196 के बाद जो वर्ड आएगा उसमें जो डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस 29 का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए? 29 का। तो अब 196 में
29 को प्लस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा जनाब, आपके पास 225 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सीक्वेंस का है। नेक्स्ट सीक्वेंस आ रहा है 5, 4 और 9 के दरमियान जो है वो 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह ठीक है 9 और 19 के दरमियान 10 का डिफरेंस आ रहा है और 19 और 39 के दरमियान 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप इसको ज़रब देना, 5 को ज़रब दें 2 के साथ, 5 2 कितना बन जाता है 10, 10 को 2 से ज़रब दें 20 बनता है। इस तरह 20 को 2 से ज़रब दें तो फिर 40 आता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि 39 में 40 हम जमा करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको हल करने के, लेकिन ये आसान तरीका यही आ रहा है, आप इसको आसान ही तरीके से हल करें जो आपको आसानी से समझ आ जाए, ये नेक्स्ट पेपर में आपको आसानी से ये काम आ जाए। तो नेक्स्ट जो है वो एनालॉजी है, ठीक है। बुक इज टू रीडिंग और फॉर्क इज टू ईटिंग, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था स्टार्ट के क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, यानी 53 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह एनोलॉजी नेक्स्ट कह रहे हैं हैंड ग्लव्स के लिए और फुट के लिए। फुट के लिए जैसे हाथों की सेफ्टी के लिए अगर ग्लव्स आते हैं तो पाँव की सेफ्टी के लिए शूज आ रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने सॉक्स भी लिखे वो भी करेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे सॉक्स सैंडल वगैरह वो चीज़ें थी, लेकिन जो करेक्ट बन रहा है यहाँ पे वो शू और सॉक्स दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ऑड वन आउट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लास्टिक है, ठीक है। तो आप देख लें गोल्ड, सिल्वर और डायमंड एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जो एलिमेंट के हवाले से खुसूसियात देखें, ठीक है, या केमिस्ट्री के हवाले से देखें वो एक है, जबकि प्लास्टिक इनमें चेंज है। तो इसलिए इसको ऑप्शन जो है वो आंसर जो था वो प्लास्टिक था और आंसर डी जो है वो करेक्ट था प्लास्टिक का। फिर डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2x इक्वल टू 12, तो ये 6, इसमें x क्या आता है आपके पास, तो इसमें x जो है वो 6 आता था। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें 2x, x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और किसके साथ, 2 के साथ, 2x इजिकल टू 12 आ गया। तो हम x को यहीं पे रखेंगे और इस तरह करेंगे, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई का खात्मा डिवाइड से होता है, जैसे प्लस का खात्मा जो है वो माइनस से होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का खात्मा जो है वो डिवाइड से होता है। ये आपके पास कितना आ गया 2, ठीक है, 2 1s are 2 एंड 2 आपके पास ठीक है 6 2s are 12 और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ आंसर क्या रह जाएगा आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। इस तरह कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 10 एंड 20, यहाँ पे अगर अर्थमेटिक मीन की बात करता है, एम की अर्थमेटिक मीन की, तो फिर भी आपने ठीक है वो आंसर जो है 15 ही लिखना था। तो एवरेज का मतलब होता है कि इन सबको प्लस करें और जितने यहाँ पे नंबर से इनको डिवाइड करें। ये टोटल कितने हो गए 10 जमा 20 तकसीमे यानी डिवाइड बाय 1 2, दो टोटल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 15 आता है। तो हेंस यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट 15 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, फिर कह रहे हैं कि 25% ऑफ अ नंबर इज 20, यानी एक नंबर है उसका 25% जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 20, तो वो नंबर फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसका बहुत आसान सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप देख लें कि 25 जो है, ठीक है, परसेंटेज, परसेंट कहते हैं, पर का मतलब होता है फीस, सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में से 25 है, तो 25 इसका ये मतलब है 100 को अगर आप डिवाइड करें 25 पे तो आपके पास कितने आ रहे होते हैं, वैसे 100 ऊपर होता है, अच्छा ये मैंने यहाँ नीचे लिख लिया तो 100 ऊपर होता है। ये 100 को 25 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। तो आप सीधा सीधा इस 20 को, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। आसान तरीका यही है आपके पास
क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले से करें तो वो थोड़ा लेंथी बनता है, आसान करें तो ये इस तरह आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो जो आपके पास मैथमेटिक्स में फार्मूला आता है ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो उसके तहत अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, डिवाइड को पहले करना है, मल्टीप्लाई बाद में करना है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो टोटल ये कितना आ जाएगा 45। तो वहां पे ये आंसर नहीं दिया हुआ था, इसकी जगह गालबन 40 आंसर दिया हुआ था। इसके बाद कह रहे स्क्वायर रूट ऑफ 169। स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है विदाउट कैलकुलेटर, तो इसके लिए आसान तरीका पता है, आप क्या करें, वहां पे 11 था, ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 बनता है, ये हमारा आंसर नहीं था। ठीक है, और इसी तरह फिर 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 169। इसी तरह जो वर्ड्स हैं एक अंदाजे से आप जो उसके करीब तरीन बनते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो 169 का स्क्वायर रूट था वो 13 आ रहा था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद व्हाट कम्स इन नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 1 1, तो इसके पीछे अगर किसी वर्ड के पीछे कुछ ना हो तो वो स्टार्ट 0 से ही होता है। ठीक है, आप यहाँ से देख लें 0 + 1 = 1, 1 + 2 = 3, फिर 2 + 3 करें तो आपके पास क्या आता है 5 आता है, 3 + 5 करें तो आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 5 + 8 करें तो आपके पास 13 आ रहा है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है 8 + 13 करना है। सही है, पहले आपने यहाँ से 0 1, फिर 1 1 2 आ गया, 1 2 3 आ गया, फिर 2 3 ये 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 5 8 आ गए, 5 8 13 आ गया, और 8 13 आपके पास कितना आता है 21। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ गया 1 × 4। ठीक है, आपका 4 आ गया। सही है, इसी तरह ये 4 × 4 आपके क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, फिर 16 4 जो है आपके पास कितना आ जाएगा 64। अब आपने 16 × 64 कर दे तो आपके पास 256 आंसर आ जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स कह रहा है क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल साइड एंड स्लाइस्ड इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो प्लेन। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। डियर स्टूडेंट, क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल होता है और उसकी 6 साइड्स आ रही होती है ना। ठीक है, तो इसकी लंबा प्रोसीजर है, ये मैं आपको कमेंट में एक पिक्चर या बिल्कुल इस लेक्चर के लास्ट में, ठीक है, एक पिक्चर अपलोड करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे मेरे पास वो पेन वगैरह नहीं है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इफ इट टेक्स 6 men 8 hours टू डिग अ होल, यानी एक डिग है, ठीक है, यानी एक डिग होल है, खोद रहे हैं। ठीक है, 6 आदमी है, 8 घंटे काम करते हैं और एक कोई भी खड्डा जो है वो मुकम्मल करते हैं। तो हाउ मेनी हर्स वुड इट टेक 4 men, यानी 4 आदमी इस खड्डे को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं यहाँ से एक आसान तरीका बताता हूँ ना, आप इस तरह करें 6 × 8, ठीक है, यानी 6 आदमी है, 8 घंटे काम हो रहा है, टोटल कितने घंटे काम हो रहे हैं 48 घंटे। टोटल कितने घंटे काम हो रहे हैं 48 घंटे। तो ये 4 आदमी अगर लगा दें, ठीक है, तो आपके पास कितने घंटे काम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 48 को 4 पे डिवाइड करें तो 12, यानी 12 हर काम अगर 4 लोग करेंगे तो 48 घंटे काम बनेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 12 आएगा। दोबारा सुन लें कि टोटल हार्स कितने लगे 48, तो 48 हार्स निकालने के लिए 6 बंदे 8 घंटे काम करते हैं, तो हर बंदा 8 घंटे काम कर रहे हैं, टोटल 48 घंटे काम हो रहा है। तो 4 बंदे जो है वो कितने घंटे काम करेंगे ये खड्डा
खोदने के लिए, तो 4 बंदे 12 घंटे काम करेंगे, टोटल 48 घंटे काम हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, इफ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर साउथ, हाउ मेनी किलोमीटर ही हु किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ एक नक्शे में, मैप में याद रखिएगा, ठीक है, कि मैप के 4 हिस्से होते हैं। आपके पास टॉप पे नॉर्थ आता है, यहाँ पे साउथ आता है, ये ईस्ट आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपके क्या आता है, वेस्ट आता है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ आ गया। तो अब ये कह रहा है कि एक मैन, अब ये पॉइंट हम स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, कि एक मैन 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, आपने यूं करना है 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आ गया, ठीक है। फिर वो कह रहे 4 किलोमीटर ईस्ट पे गया, ईस्ट राइट साइड पे, तो ये 4 किलोमीटर या ईस्ट पे आ गया, ठीक है। तो अब 3 किलोमीटर दोबारा साउथ की तरफ गया, पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, अब 3 किलोमीटर साउथ का आता है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, सही। तो आपने ये लाइन लगाई, साउथ आपके पास आ रहा है, सही है। तो साउथ में कितने किलोमीटर आ गया दोबारा, 3 किलोमीटर आ गया। अब देखें 3 किलोमीटर यहां से ऊपर गया था, 3 किलोमीटर दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये इसके बिल्कुल पॉइंट के सामने आ गए, ठीक है। अब इस और इस पॉइंट का जो फासला है ना, सही है, वो कितना था, 4 किलोमीटर। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एक्सेट्रा अंडर आर्टिकल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट, यहां से आपको एक चीज बताऊं, ये लॉ में, ठीक है, ये जो ए आता है ना सब सेक्शन का, ये स्मॉल होता है। अगर कहीं पे ये ए कैपिटल आ जाए तो उसका ये मतलब है कि इस्लाम में अमेंडमेंट हुई है। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान में डिस्क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन की अमेंडमेंट चेंज होती रहती है, हर गवर्नमेंट चेंज करती है। तो 63 उसकी सेक्शन है और सब सेक्शन ए बनती है। डियर स्टूडेंट्स, 67 से 100 क्वेश्चन तक आप वीडियो 3 लाजमी देखिएगा। कोई आपकी सजेशन है, कमेंट है, तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।